everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बचे हुए क्वेश्चंस की, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। Question number 6. Differentiate between A. Racemose and Cymose inflorescence. तो रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या फ़र्क है? बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास प्लांट है और ये उसकी मेन एक्सिस है, तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो फ्लावर्स है ना वो इस मेन एक्सिस के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेन एक्सिस है ना ये भी ग्रो करती जाती है, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, ये मेन एक्सिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो फ्लावर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ को ग्रो होते चले जाएंगे। वहीं पर अगर हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो अगर फिर से मान लेते हैं कि ये मेन एक्सिस है, तो इस मेन एक्सिस की सबसे पहली बात कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो लिमिटेड ग्रोथ होगी, राइट। अब क्योंकि इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, तो अब इसके आसपास जो फ्लावर्स हैं वो भी इतने ही ग्रो होंगे, ठीक है। अब एक फर्क जो कि हमने रेसमोस में जो चीज़ नहीं थी और वो साइमोस में है, वो क्या है कि मेन एक्सिस के टिप के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में, लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में इसके ऊपर टिप पर फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं वो ऊपर पुराने फ्लावर्स हैं, मेन एक्सिस में एपेक्स पे जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो हैं, और बेस की तरफ को हमें न्यू फ्लावर्स देखने को या यंग फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका डिफरेंस। द मेन एक्सिस ऑफ द फ्लावर हैज अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ठीक है, कि एक तो ग्रोथ अनलिमिटेड है और टिप पे जाके फ्लावर से टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है, सबसे ऊपर उसमें फ्लावर नहीं होता है। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है दैट इज एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मतलब कि यंग फ्लावर्स आर एट द एपेक्स, मतलब टॉप की तरफ, और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो बेस की तरफ होते हैं। वहीं पर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड इट एंड्स इन अ फ्लावर। जो ग्रोथ है इसकी वो लिमिटेड है, लेकिन इसके टिप पर भी हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है दैट इज बेसिपेटल, दैट इज ओल्डर फ्लावर्स नियर द एपेक्स। जो पुराने फ्लावर्स हैं वो हमें एपेक्स की तरफ देखने को मिलते हैं, और जो यंग फ्लावर्स हैं वो हमें बेस की तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंपल से डिफरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। तो फाइब्रस रूट और एडवेंटेशियस रूट में क्या फर्क है? तो अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो वो डेवलप होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ही रूट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उन टाइप की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स, राइट। एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती हैं? ये वो रूट्स होती हैं विच अपेयर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स अदर देन रेडिकल। मतलब ये अलग अलग पार्ट्स से ओरिजिनेट होती हैं, ना कि रेडिकल से, ठीक है। तो रेडिकल कौन सा पार्ट होता है? तो सीड का स्ट्रक्चर याद करो, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। तो हमने उसमें दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक पढ़ा है प्लिम्यूल और एक पढ़ा है रेडिकल। प्लिम्यूल से स्टेम या यू कैन से शूट ओरिजिनेट होती है, और रेडिकल से रूट्स होती हैं। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं बाकी पार्ट से अदर देन रेडिकल, ठीक है। तो सिंपल से डिफरेंस। उसके बाद फाइब्रस रूट्स की बात करें तो ये थिन होती हैं, पतली होती हैं, और ये एक ऐसा गुच्छा सा, एक फाइबर सा बनाती हैं, पतली पतली रूट्स। वहीं पर एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो वो थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं, एंड दे आर मॉडिफाइड। उनको हम
बड़े अलग अलग तरह की रूट्स देखने को हमें मिलती हैं। हमने बड़ी सारी मॉडिफाइड रूट्स पढ़ी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं, कुछ स्टोरेज वाली रूट्स हैं, कुछ क्लाइंबिंग वाली रूट्स हैं, कुछ सपोर्ट वाली रूट्स हैं। तो वैसी रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। देन फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, दे हैव अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। इनका जो रूट का सिस्टम होता है दैट इज अंडरग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल वीट। वहीं पर एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, वो अबव द ग्राउंड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्रास, राइट। वहीं पर अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो फाइब्रस रूट्स होता है ना, उनका वही फंक्शन होता है जो हर रूट का होता है। क्या मेन फंक्शन होता है रूट्स का? रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है, और साथ के साथ बिकॉज दे हैव राइजोबियम बैक्टीरिया और यू कैन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद देम, सो दे फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, वो नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। वहीं पर अगर हम एडवेंटिशियस रूट्स की बात करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? बिकॉज दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है, तो इनके अलग अलग तरह के फंक्शंस देखे गए हैं। कुछ जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, कुछ क्लिंगिंग रूट्स होती हैं, कुछ स्टोरेज वाली होती हैं, कुछ सपोर्ट वाली होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस होती हैं इनके फंक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी में क्या फंक्शन होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल्स, कि अब कार्पल्स जो हैं वो कैसी हैं, आर दे फ्यूज्ड और दे आर फ्री, उस बेसिस पर हमने गाइनोशियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो जो एपोकार्पस ओवरी होती है वो ओवरी होती है जिसमें की जो कार्पल्स होती है ना, दे आर फ्री, ठीक है, दे आर फ्री। वहीं पर अगर हम सिनकार्पस की बात करें, सिन मतलब समवेयर दे आर, मतलब सिन मतलब फ्यूजन एक तरह से, ठीक है, सिंक में होती है, एक दूसरे के साथ मिली जुली होती है, राइट। सो दे हैव फ्यूज्ड कार्पल्स, ठीक है। तो इनका जो वर्ड है ना उसी में, मतलब जो वर्ड है उसी में हमें आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एपोकार्पस होता है लोटस की जो ओवरी होती है दैट इज एपोकार्पस, और सिनकार्पस होती है मस्टर्ड की ओवरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ग्राम सीड। तो ग्राम सीड तो सबने देखा है, लेबल डायग्राम बनाना बहुत इजी है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम बना है, और इसमें क्या लेबल करेंगे? इसमें लेबल करेंगे सीड कोट, ठीक है, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। ये तीन चीजें हैं जो इजीली विजिबल होती हैं एक ग्राम सीड के अंदर। तो हमें दो कॉटिलिडन से देखने को मिलते हैं और उनके बाहर होता है सीड कोट, ठीक है। तो अगर हम सीड कोट की थोड़ी सी, सीड कोट की अगर हम डिस्कशन कर लें तो इसमें बेसिकली दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा और दूसरी लेयर को हम बोलते हैं टेगमेन, राइट। वहीं पर अगर हम हाइलम की बात करते हैं तो जो हाइलम होता है, हाइलम में अगर हम ध्यान से सोचें तो जो ग्राम सीड होता है ना वो एक पॉड के अंदर होता है और वहां पर वो सीड स्टॉक से कनेक्टेड होता है। जब ये स्टॉक से टूटता है ये सीड, तो उस टाइम पर एक, जहां से टूटता है वहां पर क्या बन जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ये एक प्रोमिनेंट स्कार है एक सीड के अंदर, एक ग्राम सीड में देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है उसमें माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। तो ये तीन जो है ये मेजर, हम सिर्फ ये तीन मार्क करते हैं और हमारा ग्राम सीड का डायग्राम तैयार हो जाता है। उसके साथ अगर अब हम थोड़ा सा इस जो डाइकॉट सीड जो है, ग्राम सीड जो एक डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स, तो जिसके अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं, अगर हम उनको ओपन कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे हमें दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द टू कॉटिलिडन्स। और जो ऊपर की तरफ को एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज प्लिम्यूल। प्लिम्यूल वो पार्ट होता है जहां से शूट्स ओरिजिनेट होती हैं, और जो उसके ऑपोजिट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये वो पार्ट होता है जहां से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सो इट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज। तो अगर आप वर्टिकल सेक्शन देखो मेज का तो उसमें ना वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा,
और उसमें सबसे ऊपर होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म में होता है रिजर्व फूड मटेरियल। सो the reserve food material is present in this part and it is called as endosperm. After that there is a single lateral cotyledon and we call it as what, we call it as scutellum. Okay, so this is scutellum, राइट। अब स्क्यूटैलम में अगर हम देखते हैं कि इसके नीचे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। सो प्लीम्यूल जो है, this is plumule, this portion is plumule and it gives rise to shoot, right? And this is radical, नीचे वाला part and it gives rise to roots। ठीक है, अब प्लीम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक शीट होती है, एक कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्लियोपेटाइल। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल के पास भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलिरिजा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है और इसे एज अ होल हम बोलते हैं एम्ब्रायो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको बस डायग्राम प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो हमें स्टेम की मॉडिफिकेशंस को एक्सप्लेन करना है गिविंग द सूटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जो मेन मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं, स्टेम की मेन मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब कि जो ग्राउंड के नीचे है, सब एरियल मतलब थोड़ी अंडरग्राउंड है, थोड़ी हवा में है, मतलब थोड़ी ग्राउंड के ऊपर है, और एरियल स्टेम मतलब कि जो बाहर है, ग्राउंड से बाहर है, हवा में है, ठीक है, बाहर है, विजिबल है हमें देखने को। तो ये जो स्टेम्स होती है ना, ये हमने जो मेन मॉडिफिकेशंस है वो मेन 3 टाइप की मॉडिफिकेशंस में उनको कैटेगराइज किया है। अब हर एक मॉडिफिकेशन के फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। तो इसमें आता है सबसे पहले राइजोम। राइजोम क्या होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल फ्लैशी नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, मतलब जो कि ऐसे को ग्रो करती हैं। स्टेम हमने यूजुअली देखा है कि ऐसे वर्टिकली ऊपर को ग्रो करती है, लेकिन जो राइजोम है ये एक हॉरिजॉन्टल ग्रो करने वाली एक स्टेम है जो कि फ्लैशी है, ठीक है, जो कि ग्रीन नहीं है, विच इज नॉन ग्रीन एंड इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। और क्या है ये, बिकॉज हम अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्टेम जो है ये अंडरग्राउंड है एंड दे हैव नोड्स एज वेल एज दे हैव इंटरनोड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड जिंजर। बनाना एंड जिंजर में ऐसी हमें स्टेम देखने को मिलती है। तो हमें पता है कि जो एक बनाना है उसकी जो स्टेम है वो काफी फ्लैशी होती है, राइट। उसके बाद आता है सेकंड, दैट इज कॉर्म। अब नाउ व्हाट इज दिस कॉर्म? कॉर्म जो है वो एक शॉर्ट, थिक और अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब वो शॉर्ट है, थिक है और अनब्रांच्ड है, मतलब उसकी फर्दर कोई भी ब्रांच नहीं है, एक सिंगल स्टेम है विदाउट एनी ब्रांचेस एंड इट इज विद द स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसमें जो खाना है वो स्टोर होता है, ठीक है, सिंपल है। थर्ड पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज बल्ब। सो बल्ब क्या होता है, हमें बल्ब बोला है तो हमें ऐसे कुछ गोल सा स्ट्रक्चर हमें लगेगा, ठीक है। सो दैट इज बल्ब विच इज अ हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, मतलब जो स्टेम है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है और वो हमें डिस्क शेप में, डिस्क के स्ट्रक्चर में दिखाई देती है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैशी स्केली लीव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक, राइट। वहीं पर अगर हम ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि स्वोलन हो जाती है और एनलार्ज होती है ग्रोइंग टिप्स पे, ठीक है। जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहां पर ये फूल जाती है, मतलब फूल जाती है और enlarge हो जाती है because of the accumulation of stored food, for example in potato. Then coming on to the next type of modification that is sub aerial modification. तो उसमें फर्स्ट है रनर। तो रनर क्या होता है, एक ग्रीन, नैरो ग्रीन स्टेम होती है जो ग्राउंड के ऊपर ही होती है और वहां से अलग अलग डायरेक्शंस में ब्रांचेस निकलती हैं। नोड्स ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी और इसके नोड्स से अलग अलग डायरेक्शन में क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। और ये जो नोड्स
के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं वो काफी ज्यादा होता है। कभी कभी ना आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस। अब कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अगर कोई एक प्लांट है ना, जैसे घास है, कई घास ऐसे होते हैं, आप उसको उखाड़ो ना तो वो पीछे दूर तक मिट्टी से ऐसे उकड़ते ही चले जाते हैं। तो बेसिकली उनकी अंडरग्राउंड एक स्टेम होती है जहां से नोड्स से वो ब्रांचेस डेवलप हुई होती हैं। सो दैट इज रनर। ठीक है। अब अगर हम सकर इज द सेकेंड टाइप ऑफ सब एरियल stem modification, so it develops from nodes of the underground stem। तो underground stem की nodes से develop होते हैं। ठीक है, just like you can say runner। okay, for example mint। okay, अब देखते हैं third type of sub aerial modification। third type of sub aerial modification is stolon। तो stolon, what is it? It is a cylinder lateral branch which appears from the lower main axis। मतलब कि अगर ये हमारा ना एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये इसकी वो स्टेम है जिसके ऊपर लीव्स भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ बीच से ना एक स्टेम ओरिजिनेट होगी और वो थोड़ा सा वो ग्रो करेगी एंड देन इट विल फॉर्म एन आर्क। एक आर्क शेप ये बना लेगी और फिर फाइनली अगर ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड को टच हो जाएगी और यहाँ से फिर से एक नया प्लांट, नए शूट्स ओरिजिनेट हो जाएंगे। ऐसी तरह की जो स्टेम मॉडिफिकेशन होती है उसे हम बोलते हैं स्टोलन सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। राइट, सो सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस विच अपीयर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस ग्रो laterally for some distance, मतलब सीधे थोड़ी डिस्टेंस के लिए सीधे ग्रो करेंगी and then they finally touches the ground and gives rise to new shoot, for example in jasmine plant। right, then coming on to the fourth type of sub aerial modification, that is offset। offset में क्या होता है कि ये जो स्टेम होती है ना ये शॉर्ट होती है और ये थिक होती है एंड यूजुअली इट इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ। right, so they bear cluster of leaves near the ground level and gives adventitious roots inside water from all the nodes। ठीक है, तो मतलब ये ग्राउंड पे थोड़ी सी ग्रो होती है, क्लस्टर ऑफ लीव्स होती हैं, उसके बाद पानी में ये एडवेंटिशियस रूट्स देती हैं और वहां पर नोड्स से बहुत सारी जो लीव्स हैं वो ग्रो होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, शूट्स निकलते हैं। सो दैट इज ऑफसेट टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ द मेन मॉडिफिकेशन, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा अंडरग्राउंड, फिर हमने पढ़ा सब एरियल, तो दोनों के ना हमने पढ़े चार फर्दर टाइप्स थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन जिसके 5 टाइप्स हैं। एंड ऑफ द क्वेश्चन हम एक बार ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इनकी फर्दर सब मॉडिफिकेशंस के नाम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आती है टेंड्रिल। टेंड्रिल्स क्या होती हैं? दे आर थिन, दे आर वायरी, दे आर लीफलेस, मतलब ऐसी स्टेम जिसमें लीफ नहीं देखने को मिलेगी। दे आर स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसी आपने बहुत देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी सीन इन ग्रेप वाइन। राइट, एरियल स्टेम का सेकेंड टाइप है थॉर्न। थॉर्न सबको पता है क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? दे आर हार्ड, they are straight and they have pointed axillary branch, right? For example citrus, so this is a thorn। then coming on to phylloclad। phylloclad is the third type of aerial modification। ये कैसे होते हैं? ये वो stems होती हैं जो leaf like structures होती हैं, मतलब वो stems जो पत्ते की तरह दिखती हैं। ठीक है, जैसे कि ओपेंशिया, ये ऐसे दिखाई देती है, मतलब ये स्टेम होती है लेकिन ये हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये एक पत्ता है। सो इट इज बेसिकली स्टेम, दैट इज अ फाइलोक्लैड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ओपेंशिया। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप, दैट इज क्लेडोड। क्लेडोड क्या होता है? क्लेडोड ये जो फाइलोक्लैड होता है ना, जब इसके ऊपर थोड़े से इंटरनोड्स आ जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ क्लेडोड। right, what it is called as? It is called as a cladode। so for example asparagus। okay, then coming on to the fifth part, that is
Bulbil. What is a bulbil? It is a modified vegetative or floral bud. एक modified vegetative bud है या एक modified floral bud है. For example, Dioscorea. सो दिस इज अ बल्बिल. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3 तरह की मेन स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ी. कौन कौन सी पढ़ी? अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. तो अगर हम बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम की कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ी है? तो हमने 3 तरह की स्टेम मॉडिफिकेशंस पढ़ी. अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. तो अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड में आते हैं राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एंड बल्ब. वहीं पर अगर हम सब एरियल की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं रनर्स, सकर्स, ऑफसेट एंड स्टोलोन्स. फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड मेन मॉडिफिकेशन में, दैट इज आर एरियल मॉडिफिकेशंस. तो उसमें हमने पढ़े हैं टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लैड्स, क्लेडोर्स एंड बल्बिल. ठीक है, तो ये है हमारी मेन मॉडिफिकेशंस जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. तो अब डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा क्वेश्चन है, कितने ज्यादा टाइप्स पूछे हैं, हो सकता है कि आपको इतना लंबा क्वेश्चन आए ही ना. आपको सिर्फ ये बोला जाए कि एक्सप्लेन द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, तो आप सिर्फ वही 4 एक्सप्लेन करोगे. वहीं पर हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि explain the aerial modifications of stem, explain any 2 aerial modifications of stem. तो आप 5 में से कोई भी 2 बता दोगे, राइट? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. टेक 1 फ्लावर ईच फ्रॉम द फैमिलीज Fabaceae and Solanaceae and write its semi-technical description and also draw their floral diagrams आफ्टर स्टडिंग देम. तो हमें कोई भी एक फ्लावर लेना है दोनों फैमिली से, और पहले तो हमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसका मतलब है कि आपको इन वर्ड्स लिखना है कि कैसी इस फैमिली में जो फ्लावर्स देखे गए हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद हम उसका बनाएंगे एक फ्लोरल डायग्राम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली Fabaceae. राइट, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फैमिली में जो फ्लावर्स देखे गए हैं वो कैसे होते हैं, मतलब अगर प्लांट्स देखे गए हैं तो वो कैसे होते हैं. आइदर दे विल बी ट्रीज, दे कैन बी श्रब्स, दे कैन बी हाउस, मतलब स्मॉल, उससे बड़े और सबसे बड़े, किसी भी तरह के प्लांट्स हम इसमें देखते हैं. एंड हैविंग द रूट्स विद नोड्यूल्स, मतलब इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. Then the leaves are alternate and pinnately compound or simple. जो leaves होते हैं वो alternate होते हैं, they are pinnately compound. मतलब कि एक stick है, हमने pinnately और palmately हमने पढ़ा था. तो ये एक main stem है और इसके आस पास ऐसे leaves हैं. ठीक है, alternately there are the leaves. Okay, then coming on to the next, inflorescence. What type of inflorescence is seen in this family? So it is racemose, right? तो हमने रेसमॉस भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखा है कि रेसमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, जिसकी मेन एक्सिस इट कंटिन्यूज टू ग्रो, और नीचे ओल्ड फ्लावर्स होते हैं और ऊपर न्यू फ्लावर्स आते जाते हैं as this main stem, main axis goes on increasing in size. ठीक है, so I hope all the meaning of all the words are clear to everybody. उसके बाद अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात याद करो, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किस तरह का फ्लावर है वो. ठीक है, सो बायसेक्सुअल मतलब कि उसमें दोनों तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे गए हैं. ठीक है, सो इट इज बायसेक्सुअल फ्लावर. देन कमिंग ऑन टू द सेकंड, जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक मतलब कि अगर आप उसको कट करोगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में कट कर सकते हो. इट हैज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, right? So the flowers in this particular family, they are bisexual and they are zygomorphic. Okay, then the second one is calyx. अब calyx कैसे होता है, मतलब कि इसकी petals कैसी होती हैं. In simple words if we say calyx, so it is petals कैसी होती हैं. इसमें 5 petals नहीं, sepals.
तो कैसी होती हैं? सेपल्स होती हैं 5. दे आर गैमोसेपलिस. गैमोसेपलिस मीन्स जो फ्लावर्स हैं उनमें जो कैलिक्स है वो सेपल्स के साथ फ्यूज होता है. मतलब बेसिकली फ्लावर पोजेस कैलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड सेपल्स. मतलब कि जो सेपल्स होंगी ना वो एक दूसरे से फ्यूज होंगी. ठीक है, तो सेपल्स आपस में फ्यूज होती हैं. तो अगर मान लो आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? वी डिनोट काइलेक्स विद द वर्ड के. ठीक है, विद द अल्फाबेट के. एंड वी देयर आर 5 सेपल्स एंड दे आर फ्यूज्ड. गैमो मीन्स फ्यूज्ड. ठीक है, फ्यूजन. तो वी विल राइट इट समथिंग लाइक दिस. Okay, then if we talk about estivation, so it is volvate or imbricate. मतलब कि जो इसके सेपल्स है ना वो एक दूसरे से या तो ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, और लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे. और इम्ब्रिकेट मतलब कि वो आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं. कहीं पर भी किसी भी तरफ से ओवरलैपिंग देखने को मिलती है. सो आई होप दिस वर्ड्स आर क्लियर. देन इज कोरोला. ठीक है, तो कोरोला अगेन दे हैव पेटल्स. So how many petals? 5 petals, and they are polypetalous. Polypetalous means they are separate. ठीक है, when we are writing gamo, so gamo means they are fused. When we are writing poly, it means they are free. ठीक है, they are not fused. Then they have valvulary estivation. So I hope this much is clear to everybody. हमें क्या क्या लिखना है. And the most important thing while you study these families, जब भी आप पढ़ते हो ना तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक वर्ड का मतलब आना चाहिए so that it becomes easy to understand. Otherwise ये जो वर्ड्स है ना ये समझने में अगर आपको मतलब क्रैम करना है तो दे आर वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग दे बिकम वेरी इजी. तो अब देखते हैं एंड्रोशियम. कैसा एंड्रोशियम देखा गया है इस फैमिली में? Fabaceae. किस तरह का एंड्रोशियम देखा गया है? सो देयर आर 10 stamens which are diadelphous, right? So what is it? Di means what is the meaning of di? Di means two. ठीक है, so there are 2 groups of stamens. ठीक है, so this then it has anther which is diathecus. मतलब कि diathecus मतलब di again means 2, so bi means 2, so it has a bilobed thecus, right? Then coming on to the fourth part, that is gynoecium. Gynoecium which is the innermost part. अब जो gynoecium होता है सबसे पहले कि उसकी सुपीरियर ओवरी होती है तो we call it hypogynous ovary, राइट? तो इसे हाइपोगाइनस ओवरी मतलब कि ओवरी जो थैलेमस है उसमें ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके आसपास और उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं. देन इज मोनोकार्पिलरी. मोनो मीन्स 1, सिंगल, राइट? तो एक ही कार्पल है इसमें, राइट? तो it is monocarpellary. Then unilocular. Uni means again single and locular you can say chamber. सिर्फ एक ही चेम्बर है. वहीं पर अगर आप कुछ और फैमिलीज में पढ़ोगे तो मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज भी देखी गई है, मतलब एक ओवरी में अलग अलग चेम्बर्स भी देखे गए हैं. देन विद मेनी ओव्यूल्स मतलब एक ही चेम्बर है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं. स्टाइल इज ऑल्सो सिंगल. ठीक है, एक ही स्टाइल है. स्टाइल क्या होता है? याद करो जब हम ओवरी का ऐसे डायग्राम बनाते हैं, सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. सो ओनली सिंगल स्टाइल इज देयर, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर. जो फ्रूट्स इसमें देखे गए हैं वो यूजुअली लेग्यूमिनस फ्रूट्स की देखे गए हैं. सीड्स 1 to many बहुत सारे भी हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पी. Fabaceae. जो हमारी फैमिली है उसका एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा और बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है पी, दैट इज पाइसम सेटिवम. ओके, तो अब देखो हमने इतना कुछ पढ़ लिया. हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े, हमने बेसिक कैरेक्टर्स भी पढ़े, कैसा इससे देखने को हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं. तो अब ये जो हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े इनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे,
रिकॉल करेंगे. सो दे वर जाइगोमॉर्फिक, देन दे वर बाइसेक्सुअल. ठीक है, तो वही जो हमने पीछे लिखा था हम वही रिकॉल कर रहे हैं. एंड देन दे आर द calyx, there are five sepals and which are fused with each other, and there is a corolla, and corolla also it is 1 plus 2 plus 2 and the final two they are the fused ones. ठीक है, they are Gamopetalous. okay. Then coming on to the androecium, so there are total 10 androecium, and if you see this particular डायग्राम जो हमने यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से हमने बोला था कि जो एंड्रोशियम है मतलब उसमें दो ग्रुप्स होंगे स्टेमन के. हो सकता है कि इक्वल नंबर हो स्टेमन्स दोनों में, हो सकता है कि डिफरेंट नंबर हो. तो अगर हम ये वाला फ्लोरल डायग्राम देखें, सो देयर आर 9 stamens over here which are fused with each other and one is lying singly over here. So 9 which are fused plus 1 which is free. ओके वैसे ही जब हम कोरोला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो यू कैन सी देयर आर टोटल 5 and out of which 2 are fused with each other and rest all are single. Okay, then coming on to gynoecium, तो हमने बोला था they have a superior ovary. So obviously when we will write G, हम उसको क्या करेंगे, नीचे से अंडरलाइन करेंगे. And they, it is monocarpellary, it is unilocular and there are many ovules in it. So it will be 1 as you can see this. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल था, जो हमने पढ़ा उसी को हमने फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा और उसी का हमने फ्लोरल डायग्राम बना दिया. ओके तो हर एक फैमिली अगर आप उठाओ तो हर एक फैमिली के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं. आपको कुछ नहीं करना है, वो कॉमन कैरेक्टर्स लिखने हैं और उनको फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम के को भी साथ साथ में बनाते जाना है. ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट फैमिली देखते हैं. तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी. तो पहले बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं. तो इनमें जो प्लांट्स देखे गए हैं दे आर यूजुअली स्मॉल इन हाइट. तो वो श्रब्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं, बहुत रेयरली हमें बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं. और इस फैमिली का कॉमन नाम है पोटैटो फैमिली. ठीक है, सो दे आर मोस्टली shrubs और herbs and rarely small trees. Then the stem is herbaceous and rarely woody. मतलब अगर आप ट्रीज को देखो तो उनकी स्टेम बहुत ही वुडी होती है, वुड लगती है और थिक होती है, हार्ड होती है. वहीं पर अगर आप छोटे छोटे प्लांट्स को देखो, सो दे हैव अ ग्रीन स्टेम विच इज herbaceous and it is not that strong. Then coming on to leaves, leaves are alternate. They are simple, they are rarely pinnately compound and they have exstipulate with reticulate venation. तो venation अगर आपको याद हो तो कैसी venation होती है, this is called reticulate venation, right? वो जो एक वेब सा नेट सा बनाती हैं. वहीं पर यहाँ पर ना हमें कई बार ऐसे छोटे छोटे लीव लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिप्यूल्स इस पर्टिकुलर फैमिली में हमें देखने को नहीं मिलते हैं. सो इट इज एक्सटिप्यूलेट विद रेटिकुलेट विनेशन. देन कमिंग ऑन टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स, सो इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी. मतलब हो सकता है कि एक ऐसे एक हमारा फ्लावर हो, एक सॉरी मेन एक्सिस हो और यहाँ पर ऊपर जाके ही हमें एक फ्लावर देखने को मिले और कुछ नहीं. सॉलिटरी अलोन, सिंगल और नहीं है. Then it is axillary and cymose. Then flower is bisexual. ठीक है, तो the flowers will be bisexual and they will be actinomorphic, right? Then calyx, calyx कैसी है, 5 हैं और united हैं, आपस में fused हैं. Then they have valvate estivation. ठीक है, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब चिपकी हुई नहीं बट एक दूसरे को टच कर रही हैं एंड टू एंड. ओके, देन कोरोला अगेन दे हैव 5 पेटल्स एंड दे आर अगेन यूनाइटेड, मतलब एक दूसरे के साथ वो फ्यूज्ड हैं. देन वॉल्वेट इज द एस्टिवेशन. एंड्रोशियम अगेन दे हैव 5 स्टेमन्स एंड इट इज एपिपेटलस. मतलब ये जो स्टेमन्स है ना ये फ्री हैं, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, बट ये किससे जुड़े हुए हैं, ये कोरोला से जुड़े हुए हैं. ठीक है,
अब हम इसमें देखते हैं गायनोशियम। गायनोशियम कैसा होता है? गायनोशियम इज बायकार्पिलरी। बाय का मतलब होता है टू, तो मतलब कि इसमें टू कार्पल्स होते हैं, मतलब अगर ये ओवरी है तो दो इसमें कार्पल्स होंगे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन विद द फ्लोरल डायग्राम। देन obliquely, placed, okay, syncarpus मतलब the carpels will be fused with each other. ओवरी इज सुपीरियर, अगेन द सेम जो हमने लास्ट फैमिली में पढ़ा है, फेबिएसी में पढ़ा था। देन बायलॉक्यूलर मतलब इट वाज यूनिलॉक्यूलर, सिर्फ एक ही चेंबर था, बट हियर दे हैव टू चेंबर्स। देन प्लेसेंटा इज स्वोलन विद मेनी ओव्यूल्स एंड एक्साइल, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है? इट इज स्वोलन एंड इट हैज मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स उसमें देखने को मिलते हैं। और जो प्लेसेंटेशन होती है वो होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। देन मतलब एक्सिस पे होते हैं उनके ओव्यूल्स, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन द फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, द फ्रूट्स जो इसमें देखने को मिलते हैं दे आर बेरी और दे हैव अ कैप्सूल। देन सीड्स बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं एंड दे हैव एंडोस्पर्म। वहीं पर जब हम फेबिएसी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं था, दे वर नॉन एंडोस्पर्मिक। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल एंड चिली, ठीक है। तो अब हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सो द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल, इट हैज 5 कैलिक्स विच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है। देन दे हैव कोरोला which are fused with each other, they have androecium which are 5 in number, and these corolla and androecium they are fused with each other. Then they have gynoecium which has a superior ovary and there are 2 carpels or which are fused with each other, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अगेन इफ यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज द मदर एक्सिस दैट वी ड्रॉ ऑलवेज। देन बाहर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर से रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स, ठीक है। सो दे हैव 5 विच आर लाइक जो आपस में एंड टू एंड जॉइन है, ठीक है। नॉट वेरी फिक्स बट एक दूसरे के साथ वो मिल रहे हैं। देन दे हैव कोरोलास, ठीक है। कोरोला के बाद इसमें आप देखो कोरोला और जो हमारे यहाँ पर फ्लावर में जो स्टेमन्स हैं दे आर, हमने यहाँ पर लिखे ना कोरोला एंड एंड्रोशियम, दे आर joined to each other. So this shows they are joined to each other. 5 calyx, 5 corolla. Then they have an ovary which is bilocular, right? So bilocular means 2 chambers. तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 chambers हैं। Axial प्लेसेंटेशन देखी गई है, ये बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है, जो आप लिख रहे हो वही ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की जो प्लेसेंटेशंस पाई जाती हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो मेजरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस व्हिच आर फाउंड। द फर्स्ट वन इज मार्जिनल। तो सबसे पहली बात कि प्लेसेंटेशन होता क्या है? तो इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं हम उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, राइट। सबसे पहले आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा होता है जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर ही वेंट्रल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। या तो ये एक रो होगी या फिर ये 2 रो होंगी। तो ये जो पिक्चर यहाँ पर है ये आपको किसकी याद दिला रहा है? राइट, पी प्लांट की, ठीक है। तो जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो देखी गई है पी में, राइट। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। देखते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होती है? तो जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सियल होता है और जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो उससे अटैच्ड होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, राइट। सो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, मतलब कि जो प्लेसेंटा है ना वो एक्साइल है। आप ये नींबू देखो,
ठीक है। तो इसमें ना जो प्लेसेंटा है वो एक्साइल है, इसमें बहुत क्लियरली शायद विजिबल नहीं है, बट ये सेम ऐसा ही है जैसा ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें ये जो छोटे छोटे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं बीड शेप स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ओव्यूल्स, राइट। सो द प्लेसेंटा इज एक्साइल and the ovules are attached to it in multilocular ovary। अब यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर क्या होती है, अब अगर आप इसमें देखो ना तो ये एक चेम्बर है, अगर हम बात कर लें एक सेल बोल लें या चेम्बर बोल लें, ठीक है, ये दूसरा है, राइट, और ये तीसरा चेम्बर है, ठीक है, मैं चेम्बर्स बोल रही हूँ इनको, आप सेल बोलो, राइट। तो इसमें ना जो ओवरी है ना वो मल्टीलॉक्यूलर है, उसमें बहुत सारे चेम्बर्स हैं और हर चेम्बर में क्या है, हर चेम्बर में हमारे पास है ओव्यूल्स। इसीलिए आप एक नींबू लेके काट के देखना, उसमें आपको सेम ऐसी ही प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल भी क्या हुआ, लेमन। अब देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो अगर हम पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो देखने में कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो द ओव्यूल्स दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो ये ओवरी है, ओवरी में दो वॉल्स हैं, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द इनर वॉल। तो आउटर वॉल से नहीं, इनर वॉल से अंदर की तरफ को ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स, राइट। सो ये जो ओवरी है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसी ओवरी है, इज इट अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी और इज इट अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी। सो इट इज अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी, दैट इज इट इज अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी। So they have single chamber due to the formation of false septum, so it becomes two chamber, ठीक है। वैसे ये सिंगल चेम्बर है लेकिन false septum बनने की वजह से इसमें दो चेम्बर्स हो जाते हैं और इस टाइप की प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड में, राइट, सिंपल। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है बेसिल प्लेसेंटेशन। तो अब ये बेसिल प्लेसेंटेशन क्या होती है, ये एक प्लेसेंटा होता है जो डेवलप होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो ये है प्लेसेंटा जो ओवरी के बेस से डेवलप होगा और इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है, राइट। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है मैरीगोल्ड में। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ placentation, that is basal placentation, where the ovule and from the base of the ovary, ठीक है। सो प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी और उसमें एक ही होता है ओव्यूल, ठीक है। सो आई थिंक लास्ट टाइम मैंने गलत बोल दी। सो जो प्लेसेंटा है इट डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी और उसमें होता है एक सिंगल ओव्यूल, okay, clear, for example marigold। Then fifth and the last type of placentation is free central placentation। So ovules are born on the central axis and there is no septa, for example in primrose। तो अब अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या है, सेंटर से ही जो ओव्यूल्स हैं, जो ये सेंटर वाली जो एक्सिस है ना, इसी से ये ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं, राइट। और यहाँ पर कोई सेप्टा भी नहीं है, जैसे हमें वो नींबू वाले केस में देखने एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखने को मिला था, तो वैसा इसमें कोई सेप्टा भी नहीं है, कोई चेम्बर्स भी नहीं बने हैं। तो सेंट्रल एक्सिस से ही ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन प्रिमरोज। तो अगर आप जब भी आप ये प्रेजेंटेशंस पढ़ो, अगर आप इनके जो डायग्राम्स है ना वो साथ के साथ देखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि हमें एग्जाम्पल्स क्या लिखने हैं और हमें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें एक फ्लावर के, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर के हमें जो टिपिकल पार्ट्स हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो हम आज तक क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं। बस ये है कि हमने कुछ साइंटिफिक टर्म्स से रिप्लेस कर दिया है उन सिंपल टर्म्स को जो हम अभी तक पढ़ते थे। तो एक अगर हम बात करें, अगर
एक फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के एंड में ना हमें ऐसा कुछ स्वॉलन सा पार्ट देखने को मिलता था, उसे हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और उसके ऊपर होते हैं 4 तरह के वर्ड्स, ठीक है, 4 kinds of words which are successively arranged on a swollen end of the stalk। तो इसमें 2 तरह के एक्सेसरी ऑर्गन्स देखे गए हैं, सब 2 तरह के वर्ड्स देखे गए हैं। वैसे 4 तरह के हैं लेकिन 2 एक्सेसरी वर्ड्स हैं और जो 2 हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं। तो एक्सेसरी में आ जाते हैं काइलेक्स और कोरोला। तो काइलेक्स इज अ साइंटिफिक नेम विच इज गिवन टू सेपल्स, ठीक है, और कोरोला इज नथिंग अदर देन पेटल्स, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेरी सिंपल, है ना। तो यही पढ़ते थे ना, एंथर और स्टिग्मा। तो ये एंथर वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, सिंपल। तो अब हम देखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर और फिर ब्रीफली डिस्कस करेंगे उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक टिपिकल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक स्टॉक होता है, ठीक है, दिस इज स्टॉक। अब अगर आप इसमें देखो ना तो बहुत ही सिंपल सिंपल नाम दिए गए हैं जिनको हम एक्चुअल नाम से अब रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है, ओके। तो सबसे पहले है स्टॉक, फिर ये आता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। सो रिसेप्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। फिर आते हैं सेपल्स। सो सेपल्स इज व्हाट, सेपल्स इज काइलेक्स, ठीक है। फिर हमें ये कुछ कलरफुल पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पत्तियां, सुंदर सुंदर सी पत्तियां जिनसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, विच आर कॉल्ड एज पेटल्स। तो पेटल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोला, राइट। तो सिंपल, हमने जो अभी तक 2 चीजें एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है हमारे पास पिस्टिल और स्टेमन, राइट। तो पिस्टिल क्या है, पिस्टिल इज gynoecium, right? Gynoecium is what? Gynoecium is nothing other than the female reproductive part of the plant। फिर दूसरा आता है stamen, ठीक है, इसमें n थोड़ा सा कवर हो गया है। So it is androecium। What is it? Androecium, ठीक है। सो दिस इज एंड्रोशियम। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अब वही है, एंड्रोशियम में एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। वहीं पर अगर हम पिस्टिल की बात करें तो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं, सिंपल। तो यही हमें डिस्क्राइब करना है। लेकिन अब जो आपको नाम लिखने हैं वो आपको लिखने हैं, कौन से नाम आपको लिखने हैं, वो साइंटिफिक नेम्स, राइट। अब एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है काइलेक्स। काइलेक्स इज व्हाट, काइलेक्स इज अ साइंटिफिक नेम फॉर सेपल्स, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, राइट। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला क्या है, कोरोला है पेटल्स। सो दीज आर द ब्राइट कलर्ड अट्रैक्टिव विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। जो हमें सुंदर सुंदर पत्तियां देखने को मिलती है तो हम बोलते हैं कि ये लाल गुलाब है, ये व्हाइट है, ये येलो है, ये पिंक है, तो बस वही। देन कमिंग ऑन टू एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम हम साइंटिफिक नेम देते हैं टू स्टेमन्स विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच हैव फिलामेंट एंड एन एंथर। और एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज नथिंग अदर देन carpel, or you can say pistil. So these are the female reproductive part of the flower. They are composed of 3 parts: stigma, style and ovary. Simple. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हमें ये बिल्कुल ऐसे एकदम टिप्स पे है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू द वेरियस लीफ मॉडिफिकेशंस हेल्प प्लांट्स। तो अलग अलग तरह की जो लीफ मॉडिफिकेशंस है वो प्लांट्स को कैसे हेल्प करती हैं, हमें वो बताना है।
तो सबसे पहले की जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना लीफ का, वो क्या होता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट? वो खाना बनाते हैं लीव्स, यही है, दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अब हमने ना अलग अलग तरह की लीफ मॉडिफिकेशंस देखी हैं। सबसे पहली है लीफ टेंड्रिल्स। तो ये लीफ टेंड्रिल्स क्या होती हैं? दे आर थिन thread like green structures which are sensitive to touch and they're capable of coiling around the support। मतलब कई ऐसी stems होती हैं, they are not strong enough to climb, मतलब to stand straight, ठीक है? तो ये वो लीव्स होती हैं जो कि किसी सपोर्ट के अराउंड दे आर सेंसिटिव टू टच। अगर टच करोगे तो दे आर सेंसिटिव, एंड सेकेंडली किसी सपोर्ट के अराउंड ना वो कॉइल हो जाते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल इन पाइसम सैटिवम, क्या होता है पाइसम सैटिवम? दैट इज पी प्लांट को ध्यान से देखना आपको। ये जो लीफ टेंड्रिल्स हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये इन प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? देन कमिंग ऑन टू लीफ स्पाइन्स, तो अगर हम लीफ स्पाइन्स की बात करते हैं, सो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, मतलब वो कांटों में दे आर मॉडिफाइड एंड दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग द एनिमल्स। तो इनका क्या काम है? ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को कि कोई और प्लांट आके, सॉरी कोई और एनिमल आके इनको खा नहीं जाता है। तो अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ तो प्रोटेक्टिव चीज इनमें होनी चाहिए, जैसे कई पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है? वैसे ही एक मॉडिफिकेशन है इनकी स्पाइन्स, थॉर्न्स, कांटे, ठीक है? तो ये ऐसे तीखे हो जाते हैं कि अगर कोई एनिमल इनको खाने लगेगा ना तो उनको माउथ में लगेगा एंड दे वोंट बी एबल टू ईट। सो दिस इज देयर प्रोटेक्शन, दिस इज देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एनिमल्स। सो दे हैव रिड्यूस्ड एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ऑल्सो कि ट्रांसपिरेशन, क्योंकि थॉर्न्स होते हैं तो इनमें जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स बन गए हैं, तो इनमें स्टोमेटा भी कम है, स्टोमेटा कम है तो इनमें ट्रांसपिरेशन भी कम होगी और प्लांट विल बी एबल टू होल्ड मोर वाटर। Okay, for example in yellow and in Opuntia, right, तो वो सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। थर्ड है फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज मतलब लीव्स में फूड स्टोर होता है, ठीक है? तो जो लीव्स होती है ना वो फ्लैशी हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पानी स्टोर होता है, म्यूसिलेज होता है, फूड मटेरियल होता है, बहुत सारी स्टोरेज होती है। सो दे हेल्प प्लांट्स इन फूड स्टोरेज, लीव्स हेल्प प्लांट्स इन फूड स्टोरेज ऑल्सो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एलियम सेपा। ओके, देन कमिंग ऑन टू द फोर्थ टाइप, लीफ पिक्चर, ठीक है? तो लीफ पिक्चर, व्हाट इज अ पिक्चर? पिक्चर इज अ घड़ा, और घड़ा हमने कब पढ़ा था? 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? वो अपना निपेंथीस, ठीक है? पिक्चर प्लांट है ना, पढ़ रहे हैं ना हम। तो बेसिकली क्या होता है, ये एपिफिटिक क्लाइंबर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, मतलब वो हमें ऐसे ऐसे कुछ घड़े की फॉर्म में देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर ना एक लिड टाइप भी होती है, मतलब ये घड़ा सा होता है और लिड होती है। सो डेब्रिस एंड रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन दीज पिक्चर्स। कोई भी डेब्रिस है, रेन वाटर है, वो सारा इनमें कलेक्ट होता रहता है एंड फाइनली वाटर इज एब्जॉर्ब बाय एडवेंटिशियस रूट्स। और इनकी जो रूट्स होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल इन निपेंथीज ऑल्सो व्हाट डू, दे कैच दोज इंसेक्ट्स और उनसे नाइट्रोजन ले लेती हैं ताकि वो खुद को सपोर्ट कर पाए, अपनी ग्रोथ अच्छे से उनकी हो पाए, क्योंकि बिकॉज दे ग्रो इन अ सॉइल which is nitrogen deficient. Then coming on to the fifth type, that is leaf bladder. Leaf bladder क्या है? ये वो modified forms हैं लीफ की जो ब्लैडर बनाती हैं, ठीक है? एक ब्लैडर बना देती हैं, और इनका ये जो मैकेनिज्म है, इससे वो क्या करते हैं? दे कैच इंसेक्ट्स, दे फीड ऑन देम एंड दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। तो ये निपेंथीज और यूट्रिकुलेरिया ये वही प्लांट्स हैं, यू रिमेम्बर, जिनको हम बोलते थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो उसमें हम यही 2 एग्जाम्पल्स पढ़ते आए हैं अभी तक। देन इज फाइलोड। व्हाट इज फाइलोड? फाइलोड इज बेसिकली अ नॉर्मल लीफ is bipinnately compound, ठीक है? It is bipinnately compound and the leaflets they disappear, the petiole gets flattened and green in color to perform the function of photosynthesis. For example acacia, right? तो जो हमारा जो लीफ है ना, वो लीफलेट जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, जो इसका पिटियोल होता है वो फ्लैट हो जाता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस का। तो फाइलोड का बेसिकली जो फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस। देन इज लास्ट, दैट इज लीफ
लीफ हुक्स क्या होती हैं? सो दीज आर द 3 टर्मिनल लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ एंड दे आर मॉडिफाइड इनटू क्लॉ लाइक हुक्स विच हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। क्योंकि ये हुक्स होती हैं, ठीक है। हुक्स क्या होती हैं? हमने घर में भी देखते हैं, ऐसे हुक्स लगाई होती हैं टू कीप आर क्लोजेट। दरवाजे के पीछे हुक्स होती हैं कि उसमें हम कपड़े टांग सकते हैं, ठीक है। से सुबह स्कूल गए तो उससे पहले हमने यूनिफॉर्म जब पहनी थी तो घर के कपड़े वहां पर लटका दिया, आके हमने क्या किया, वापस से हमने अपने स्कूल के कपड़े वहां पर लटका दिए कि अगले दिन पहनेंगे। सो दैट दीज आर दोज हुक्स जो कि क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। सो हाउ इज दिस मॉडिफिकेशन हेल्पिंग द प्लांट? दे आर हेल्पिंग द प्लांट इन climbing. For example, in bigonia, right? Simple. तो ये हैं different types of leaf modifications and how each and every modification is helpful to the plant. वो हमने हर एक modification के साथ पढ़ा है। Then there is a reproductive leaf. Reproductive leaf क्या होती है? मतलब बड़ा ही simple है, मतलब जो reproduction कर रही है। So the leaves bear adventitious buds on them and they help in vegetative propagation of plant. मतलब लीफ के ऊपर adventitious buds होते हैं और वो vegetative propagation में help करते हैं एक प्लांट को। So for example, bryophyllum, ये भी बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है जो हम vegetative propagation के केस में पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने पढ़ी थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ किस में होती है? ब्रायोफाइलम में होती है। ब्रायोफाइलम में किससे होती है? लीफ से होती है, क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? लीफ बड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बस वही है जो हम वहां पर पढ़ रहे थे। अब हम थोड़े एडवांस्ड लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। देन इज लीफ रूट्स। वाह, अभी तक रिप्रोडक्टिव पढ़ा, फिर थॉर्न्स भी, स्पाइन्स भी पढ़ लिए, फिर बहुत सारे और पढ़ लिए। अब हमने लीफ रूट्स भी हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट आर दे? दीज लीव्स दे आर मॉडिफाइड इनटू रूट्स। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल इन साल्विनिया, okay, so how will they help the plant? They will help the way the roots help the plant. Then coming on to heterophyly. Heterophyly is occurrence of different kinds और more than one type of leaf on the same plant. मतलब एक ही प्लांट पे ना अलग अलग तरह की लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस में हमें एक ही प्लांट में अलग अलग तरह की लीव्स देखने को मिलती हैं और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। सो दिस इज the answer for how the leaf modifications help the plant. Question number 13, define the term inflorescence. तो inflorescence क्या होती है? हमने जब ये वाली वीडियो शुरू की थी तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े थे दो टाइप के inflorescence. तो what is inflorescence? It is basically the mode of arrangement of flowers. Flowers का arrangement कैसे है on a specialized branch on the top of the plant which bears flowers. तो जो ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स हैं वहां पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पर हम उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। एंड एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या बेसिस है, किस बेसिस पर हम इनफ्लोरेसेंस को देखते हैं, डिवाइड करते हैं, टाइप्स बनाते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसकी जो बेसिस है ना वो बहुत ही सिंपल है। वो सिंपल है कि कैसे, मतलब जो एपेक्स है प्लांट का, ये जो टॉप है प्लांट का, क्या ये फ्लावर से कवर्ड है या फिर नहीं है, और क्या वो ग्रो करता जा रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आती है रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। तो ये वो फ्लावर्स होते हैं विच आर बोर्न लेटरली इन सक्सेशन। लेटरल सक्सेशन में फ्लावर्स ग्रो करते हैं और इसमें जो नए फ्लावर्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करते जाते हैं और जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। और ये जो मेन एक्सिस होती है इट कंटिन्यूज टू ग्रो। यही पढ़ा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब सेकेंड टाइप है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें जो हमारी मेन एक्सिस होती है ये क्या है? दिस इज द मेन एक्सिस, राइट। तो ये जो मेन एक्सिस होती है ना इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ये फ्लावर में ना मतलब एक लिमिटेड ग्रोथ होती है और टर्मिनेट हो जाती है और तो उसके ऊपर क्या होता है? फ्लावर होता है। और ये होती है बेसिपेटल ऑर्डर में। जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में होते हैं। मतलब कि ये जो फ्लावर्स हैं
ऊपर की तरफ पुराने फ्लावर्स होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं नए फ्लावर्स. सो दिस इज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. क्वेश्चन नंबर 14. राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक bisexual hypogynous flower with 5 united sepals, 5 free petals, 5 free stamens with 2 united carpels with superior ovary and axial placentation. तो हमें इसकी मेन चीजें चेक करनी है. सबसे पहले इन्होंने बोला है एक्टिनोमॉर्फिक. हम इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल. ठीक है, तो सबसे पहले है एक्टिनोमॉर्फिक. तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में? ये सिंबल यूज करते हैं. सो दिस शोज दैट द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. देन कमिंग ऑन टू बाइसेक्सुअल, मतलब उसमें फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है. तो this will show the female part, and when we will do like this, so this shows this particular flower has male as well as the female part, and this means this is a bisexual flower. ठीक है, सिंपल. देन कमिंग ऑन टू इट है सेपल्स. तो सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स को हम बोलते हैं काइलेक्स. क्या बोलते हैं? काइलेक्स, राइट, रिमेंबर. तो वी रिप्रेजेंट इट विद के. तो अब हमें बताने हैं कितने हैं. इन्होंने बोले हैं 5 हैं. और कैसे हैं? यूनाइटेड हैं. यूनाइटेड हैं मतलब दे आर फ्यूज्ड. ठीक है, तो मैंने लिख दिया 5. नाउ बिकॉज दे आर फ्यूज्ड, सो आई विल पुट अ ब्रैकेट. I will put 5 in a bracket. This means there are 5 sepals and they are fused. Right? Then coming on to the next important term. हम इसमें सिर्फ वो important चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होनी है. So it has 5 free petals. इसमें 5 free petals हैं. ठीक है, petals मतलब when we are talking about petals, we are talking about what? We are talking about corolla. So corolla we represent it with C. So there are 5 and they are free, right? So I will simply write 5. Okay, simple. Then they have 5 free stamens. So we are talking about what? We are talking about एंड्रोशियम. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं. सो इट विल बी ए, राइट. सो दे हैव 5 फ्री स्टेमन्स. सो आई विल सिंपली राइट 5 क्योंकि वो फ्री हैं. देन कमिंग ऑन टू द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कार्पल. Carpel is what? Carpel is gynoecium, right? So we will represent it with capital G. So how many are there? There are 2 and they are united. It means they are fused. So we will write 2 in a bracket with a superior ovary. When the ovary is superior, we always underline G. ठीक है, this shows the ovary is superior. So basically this is the floral formula for this particular question. सिंपल, बहुत इजी था ना. जब भी आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखने को आता है, आएगा एग्जाम्स में, और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो आपको सिंबल सारे पता होने चाहिए. फ्यूज्ड, फ्री कैसे लिखते हैं, किसका सिंबल क्या है, काइलेक्स, करोला, से स्टेमन्स, पेटल्स, इन सब के सिंबल्स क्या हैं, कार्पल्स के, ये आपको पता होने चाहिए. हाउ टू रिप्रेजेंट अ सुपीरियर ओवरी, दैट टू यू शुड नो. तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है. चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. Describe the arrangement of floral members in relation to their insertion on thalamus. Thalamus पे कैसे floral parts arranged हैं, उसके basis पर हम कैसे से कैटेगराइज करते हैं फ्लावर्स को, हमें वो बताना है. तो इसमें हम तीन तरह के फ्लावर्स देखे गए हैं. सबसे पहले हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स. तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में. सो देयर इट वाज रिटन सुपीरियर ओवरी और द हाइपोगाइनस फ्लावर्स. सो ये वो फ्लावर्स होते हैं. पहली बात की थैलेमस कौन सा पार्ट होता है? थैलेमस वो पार्ट, ये जो स्वॉलन पार्ट है ना नीचे, इसको थैलेमस बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, वेदर एक्सेसरी पार्ट्स और द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है, तो जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं उनकी गाइनोशियम जो होती है, इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे होते हैं उससे. तो जो ओवरी होगी ये सबसे ऊपर होगी, बाकी सब जो पार्ट्स हैं वो उससे नीचे से ओरिजिनेट
होंगे. So in this case the ovary is said to be superior. For example in case of brinjal. ठीक है, सिंपल. तो अगर ऐसे किसी फ्लावर का अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे G, दैट इज सुपीरियर ओवरी फ्लावर, सो G एंड अंडरलाइन. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर्स. तो पेरीगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं? सो द गाइनोशियम स्टेज एट द सेंटर एंड other parts of the flower they are located on the rim of the thalamus almost at the same level. तो जो ओवरी है, मतलब जो गाइनोशियम है, वो होगा सेंटर में, ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स होंगे वो थैलेमस से निकल रहे होंगे, साइड में होंगे बाकी, ठीक है, और गाइनोशियम जो है वो सेंटर में होगा. सो दिस ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर. दिस इज नॉट इंफीरियर ओवरी बट इट इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रोज. ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट. लास्ट है एपिगाइनस फ्लावर्स. तो एपिगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनकी ओवरी जो है वो थैलेमस के साथ फ्यूज्ड होती है. मतलब जो ये स्वोलन पार्ट होता है ना, इसी के अंदर जाके ना फ्यूज हो गई होती है हमारे गाइनोशियम ओवरी. ठीक है, और जो बाकी फ्लावर पार्ट्स होते हैं ना वो ऊपर से अराइज होते हैं, जैसे इसमें बहुत क्लियरली विजिबल है. ये हमारा थैलेमस स्वोलन पार्ट था, इसके अंदर ही गाइनोशियम है, मतलब गाइनोशियम फ्यूज हो चुका है थैलेमस में, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ना वो ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, यहीं पर हमें वो स्टेमन्स देखने को मिल जाएंगे, राइट. तो इस केस में जो ओवरी है ना, क्योंकि वो नीचे है तो उसे बोला जाता है इंफीरियर ओवरी, और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज गुआवा. सिंपल. तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सभी के सभी हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.